तो जैन दोस्तों, हम लोग अपनी सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अगर तुम लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि सीडीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग क्वालिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे एंड हम लोग 114 तक देख चुके थे। आज हम 115 से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड पहला ही क्वेश्चन है ज्ञानेश बाबू जी के ऊपर। तो ज्ञानेश बाबू जी को अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो उनका फेमस डायलॉग तुम लोगों ने सुना होगा, जो कि है, हमें अपनी माताओं बहनों की ऐसी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पहला क्वेश्चन है आज का कि इनका जो टेन्योर है वो कितने पीरियड का होता है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कितने टाइम के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो 6 साल का इनका पूरा टेन्योर होता है, या फिर ये जब तक 65 साल के नहीं हो जाते। तो दोनों में से जो जल्दी होगा, जो पहले होगा, वो माना जाएगा। ठीक है, तो इनका अगर 6 साल कंप्लीट हो गए और ये 65 साल के नहीं हुए तो फिर इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या फिर इनके 6 साल कंप्लीट नहीं हुए और ये 65 साल के पहले हो गए, देन तब भी इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। तो ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट की कौन सी जो है वो कमिटीज पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं इन तीनों में से। तो तीनों ही कमिटीज जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तीनों ही कमिटी जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल adjudicates disputes and complaints with respect to the service of persons who are। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो बनाई गई है वो किन पर्सन के ऊपर जो केस वगैरह है उनको सुनती है। तो ये उन मेंबर्स के केस सुनती है जो कि पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंट किए जाते हैं एंड इन द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन डिफेंस सर्विसेज को छोड़ के। ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज को छोड़ के जितने भी पब्लिक सर्विसेज जो भी मतलब आईएएस वगैरह होते हैं, तो उनके जो केसेस वगैरह हैं तो वो कौन सुनता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स वगैरह जो है, कंप्लेंट्स हैं, इनके खिलाफ जो है वो सुनती है। ठीक है, तो ये तुम लोग याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और यानी हाई कोर्ट के ऑफिशियल्स के लिए नहीं है ये किसके लिए है, जो पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटेड है उनके लिए, लेकिन डिफेंस सर्विसेज को छोड़ के। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे विद रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द टर्म क्लोजर रेफर्स टू, तो क्लोजर जो होता है वो क्या होता है, जब किसी, मान लीजिए कोई बिल आया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है एंड जब डिस्कशन को क्लोज करना है, डिबेट एंड डिस्कशन को, देन क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाती है एंड जो डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर जो तो इसका आंसर क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिबेट एट द टर्मिनेशन ऑफ डे सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जितना भी डिबेट खत्म हो जाती है किसी बिल के ऊपर, देन फिर क्लोजर रिपोर्ट जो है वो हम ये फाइल करते हैं एंड फिर इसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन रुक जाता है। ठीक है, so in which one of the following cases the Supreme Court of India gave verdicts which have a direct bearing on the center state relation। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर जो है वो कौन सा केस जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखना एस आर बोम्मई केस जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के केस पे ये केस हुआ था। तो तुम लोग याद रखना, केशव नंद भारती केस, तुम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहाँ से केशव नंद भारती केस से निकल के आया था। इंदिरा साहनी केस से जो एजुकेशन के राइट्स वगैरह हैं वो वहां से निकल के आए थे। एनएसआर मुंबई केस जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट करने वाला, मतलब उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनवाइसेड एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए कौन से जो आर्टिकल हैं, वो राइट्स जो है वो हमें दिए गए हैं, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये जो राइट है वो हमें मिलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में इन फंडामेंटल राइट्स। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो इक्वालिटी वाले राइट्स में आता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आता, आर्टिकल नंबर 17 में आता है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी वाले में आएगा एंड पहला वाला जो है वो एक्सप्लॉइटेशन में आएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आता है। ठीक है, तो लास्ट में आता है, ये आर्टिकल 30, 29, 30 में आता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये जो है वो एक्सप्लॉइटेशन में आता है, याद रखना, ये एक्सप्लॉइटेशन में आता है। तो 1 और 4 आर द इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 और 4 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2012 की तो 2012 पे हम लोग चल रहे हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में withhold his assent to a bill passed by the state legislature। तो गवर्नर जो है वो क्या अपना जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर सकता है, अगर कोई बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके दिया है तो बिल्कुल कर सकता है। रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए क्या उस बिल को रख सकता है, रिजर्व कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नर्स की ये पावर है, आर्टिकल नंबर 200 में ये दी गई है, ठीक है। रिटर्न द बिल अदर देन अ मनी बिल, ठीक है। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, बाकी जितने भी बिल्स हैं उनको रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सारी जितनी भी गवर्नर्स की पावर है ये तीनों ही सही है, ठीक है। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। सो ऑल द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर के ऊपर ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या हमें गारंटी नहीं दिया गया? तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो ये राइट टू फ्रीडम में आता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये भी उसमें आता है, राइट टू फ्रीडम में। फ्रीडम टू ओन एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो नहीं है, तो इसलिए दिस पार्ट इज नॉट गारंटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये अब एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये तुम लोग याद रखना, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ए बी सी डी इन द ईयर 1950। तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ए बी सी एंड डी। अब उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उन स्टेट्स का जो हेड है वो कौन होगा। तो अब ये जो चार कैटेगरीज हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट ए जो स्टेट्स हैं वो कैसे बनेंगी, कंसिस्ट ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश इंडियाज गवर्नर्स प्रोविंसेस। तो जो पहले ब्रिटिश इंडिया की गवर्नर्स प्रोविंसेस होती थी उनको पार्ट ए में डाला गया है, ठीक है। तो उनका हेड कौन होगा, गवर्नर होगा, ठीक है। तो पार्ट ए में कौन आएगी, गवर्नर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं। एंड तो पार्ट बी में जो कौन सी स्टेट आएंगे, पार्ट बी में स्टेट्स आएंगे जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थी या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स थी, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स वाली जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो पार्ट बी में आएंगी। एंड इसका हेड जो है वो कौन होगा, राज्य प्रमुख होगा, ठीक है। एंड राज्य प्रमुख को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। एंड इसको भी गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था, ठीक है। अब पार्ट सी में कौन सी स्टेट आएंगी, तो पार्ट सी में वो स्टेट आएंगी जो कि पहले चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस होती थी। तो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस जो है वो पार्ट सी में आएंगी। एंड इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर होगा इसका हेड। इसको भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। एंड पार्ट टी में जो है वो कौन सी स्टेट्स या टेरिटरीज आएंगी, तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आता है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो पार्ट डी में आता है। एंड इसका हेड कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसका हेड होगा। एंड इसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो जो तो क्वेश्चन जो है वो यही है कि कौन किसका हेड होगा, कौन सी कैटेगरी का हेड जो है वो कौन होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी आंसर जो है वो इसका सही आंसर है। द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, तो कैटेगरी ए स्टेट का हेड कौन होगा, गवर्नर। राज्य प्रमुख जो है वो कैटेगरी बी स्टेट का होगा, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी पहले, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर की स्टेट जो थी वो पार्ट सी में आती है। एंड जो चीफ कमिश्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा पार्ट सी का। एंड डी का जो है वो कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द कामराज प्लान वाज अ प्लान फॉर्मुलेटेड इन 1963 बाय द देन। तो कामराज प्लान जो है वो किसने बनाया था, एंड 1963 में ये बना था। तो याद रखना, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास ने ये कामराज प्लान बनाया था। इसमें इनको ये दिशा निर्देश दिया गया था कि जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर जो है वो अपना पद छोड़ दें, यानी कि जो गवर्नमेंट में उनको पद मिला हुआ है उसको छोड़कर पार्टी को रेजुविनेट किया जाए, ठीक है। तो पार्टी को मजबूत करो, तुम लोग गवर्नमेंट का जो भी अपनी मिनिस्ट्री वगैरह है उसको छोड़ो एंड पार्टी को मजबूत करो। तो ये कामराज प्लान जो है वो दिया था चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास ने 1963 में, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि है 2012 का, एंड सेकंड वाले पेपर में आया था। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय एनआरआईज टू बी एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस इन इंडिया? तो एनआरआई जितने भी नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं, यानी कि जो विदेश में रहते हैं लेकिन होते इंडियन है, तो उनको वोट देने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, ये इसमें पूछा गया है। तो दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। तो वोट डालने के लिए उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। ऑनलाइन वोटिंग वगैरह को कोई सिस्टम नहीं है, उनको आना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। एनालाइज वेदर दे हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप और अदर कंट्रीज आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो अगर बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, जैसे कोई यहाँ का बंदा है वो अमेरिका में जाके रह रहा है एंड अमेरिका की उसने सिटीजनशिप ले ली, देन वो यहाँ पर वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। एलिजिबल एनआरआईज हैव टू रजिस्टर बाय फिलिंग अप फॉर्म 6A विद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो जितने भी एनआरआईज वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं उनको ये फॉर्म 6A जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा एनआरआईज को वोट डालने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टू, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि डीपीएसपी है, अगर तुम लोगों को डिटेल में इसको पढ़ना है तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो डीपीएसपी का पर्पस जो था वो क्या था, लेड ऑन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। तो स्टेट पॉलिसी मतलब जो भी स्टेट पॉलिसी बना रही है, जितनी भी बिल एक्ट वगैरह जो ला रही है, तो उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये डीपीएसपी जो है वो संविधान में लाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, डीपीएसपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। काफी क्वेश्चन आते हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो तुम लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच जो है वो कौन सी चीजें हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है, याद रखना। तो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें आएंगी उन पे लॉस और एक्ट्स जो है वो कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट वाले जो चीजें हैं उस पे लॉ बनाएगी। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों किस में लॉ बना सकती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉस बना सकती हैं। एंड रेसिड्यूरी जो पावर्स होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेसिड्यूरी पावर्स पे लॉस बना सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन अ प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। एक प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स आर कन्फाइंड टू अ फ्यू व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज में भी लार्जर नंबर हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में भी लार्जर नंबर हो सकते हैं, तो ऐसा कोई वो ये नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट पॉलिटिकली मोटिवेट पीपल व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। तो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिवली पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स। तो ये ही डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट सीक एक्टिव पॉलिटिकल पावर, तो एक्टिव पॉलिटिकल पावर जो है वो सीक नहीं करेंगे प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह कौन से होते हैं, जैसे जैसे ये खाप पंचायत वगैरह हो गई, किसान महासभा, जिन्होंने किसान बिल को जो है वो वापस दिलवा लिया था, तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स जो है वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्शंस वगैरह नहीं लड़ेंगे, लेकिन पॉलिसीज को काफी हद तक ये लोग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनका काम ही इलेक्शंस लड़ना, पावर में आना, तो ये सब जो है वो याद रखना तुम्हें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, while a proclamation of emergency is in operation the duration of the लोक सभा can be extended for a period। तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक बार में उसको एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में एक साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड फिर उसके बाद भी उसको फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार में एक साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द पावर्स ऑफ राज्यसभा विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो राज्यसभा की पावर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा, तो लोकसभा में आएगा मनी बिल। फिर याद रखना, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ठीक है। तो राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है मनी बिल से रिलेटेड के वो उसको अमेंड कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, एंड वो रिकमेंडेशंस भी लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा की मर्जी है, उसको जो करना है वो कर सकती है। फिर राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, वो बजट होता है, ठीक है। तो क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो डिस्कस कर सकती है, ठीक है। तो राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है उसमें वोटिंग नहीं दे सकती राज्यसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है उस पर वोटिंग देगी, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट imposing certain restrictions on newspapers, these included page ceiling, price and advertisements. The legislation is included in the ninth schedule to the Constitution of India. In this context, which one among the following statement is correct, ठीक है। तो नाइन्थ शेड्यूल में कुछ जो है वो डाल दिया गया है बाय द पार्लियामेंट, एंड डाला क्या गया है, न्यूज़पेपर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, यानी कि उनकी प्राइस वगैरह फिक्स कर दी है, एंड एडवर्टाइजमेंट जो है उस पे जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि तुम इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो, इस तरीके के नहीं दिखा सकते, एंड कुछ पेज सीलिंग जो है वो भी डिसाइड कर दी गई है। तो क्या ऐसी चीजें जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, अगर उसको वो नाइन्थ शेड्यूल में डाल दे तो बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीज डाल दे पार्लियामेंट, तो उसमें फिर जो जुडिशियल रिव्यू जो लिया जाता है वो नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो नाइन्थ शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बिल्कुल परे है, ठीक है, उसको जो है उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पे पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी लॉ बना सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31 बी। तो आर्टिकल 31 बी यही कहता है कि अगर नाइन्थ शेड्यूल में कुछ भी डाल दिया पार्लियामेंट ने, देन फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जा सकता, और वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज, ठीक है। तो हिंदू लॉ के थ्रू मैरिज जो है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसको एक सेक्रामेंट जो है वो बताया गया है। सेक्रामेंट जो है वो क्या होता है,
एक पवित्र बंधन हम लोग कह सकते हैं, एक पवित्र संस्कार, या फिर मतलब कुछ पवित्र टाइप की चीज जिसको मैरिज हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैरिज जो है वो क्या है, एक पवित्र संस्कार है, पवित्र बंधन है। तो हिंदू लॉ के थ्रू मैरिज को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, एंड इनडिसॉल्यूबल भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, एक पवित्र जो बंधन है वो है मैरिज, हिंदू लॉ के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर्टिकल नंबर C48 में ये दिया गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। 2012 में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू इशू रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, तो को वारंटो जो रिट है उसको इशू करने के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी होनी चाहिए। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ। तो को वारंटो जो है वो कब इशू की जाती है, जब कोई बंदा जो है इलीगली किसी ऑफिस को एक्वायर करके बैठा होता है। ठीक है, तो अगर वो उस ऑफिस में बैठने के काबिल नहीं है, उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है उस ऑफिस को बैठने के लिए, लेकिन वो कुछ घपलेबाजी करके उस ऑफिस में बैठा हुआ है, देन को वारंटो जो है वो इशू की जाती है। ठीक है, अब इसके थ्रू जो ऑफिस है वो एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। उसको या तो किसी स्टैट्यूट यानी कि किसी लॉ के थ्रू बनाया जाना चाहिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वो बनाया जाना चाहिए। ठीक है, द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंसिव वन, नॉट मेरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर। ठीक है, तो एक सब्सटेंसिव ऑफिस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी चीज के लिए तुमको वारंटो जो रिट है वो इशू करते हो। सब्सटेंसिव ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन अ कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। ठीक है, तो उस ऑफिस पे बैठने के लिए बंदे को कुछ ऐसा घपला वपला करना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रावेंशन होनी चाहिए संविधान की, या फिर कोई लॉ बनाया जा रहा है उसके थ्रू उसको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैठ सके। तो अगर कंट्रावेंशन नहीं है तो फिर इतनी इशू होगी। ठीक है, तो कंट्रावेंशन होना चाहिए लॉ का। तो ऑल जो सारे स्टेटमेंट थे वो सही थे। तो सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही थे को वारंटो रिट के लिए। ठीक है, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। ठीक है, तो इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो है इंडिया की, इसीलिए इसको रिपब्लिक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड मेंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द केस ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, हाउ डू डेमोक्रेसीज हेल्प। तो डेमोक्रेसी जो है वुमेन के जो राइट्स वगैरह होते हैं एंड डिग्निटी वगैरह उसको कैसे इफेक्ट करती है। तो वुमेन इन डेमोक्रेसीज हैव इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव। तो ये जो है वो जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, फिर वुमेन इन डेमोक्रेसीज हैव गारंटीड राइट्स एंड आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो गारंटीड राइट्स तो होते हैं उनके पास, लेकिन क्या हमेशा उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा डेमोक्रेसी में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, वुमेन्स इन डेमोक्रेसीज आर नॉट सब्जेक्टेड सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो उनका जेंडर ही नहीं पता तो उनके लिए फिर लॉज एंड पॉलिसीज कैसे बनाओगे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन डेमोक्रेसीज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज एक्सेप्टेड एज लीगल नॉर्म। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को एज अ लीगल नॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, विच मेक इट इजियर टू गारंटी देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। इसके थ्रू फिर फ्रीडम एंड डिग्निटी को गारंटी करना जो है वो आसान हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट था, बाकी सब जो थे वो गलत थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। ठीक है, तो प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी नहीं आता। वो आता क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, तो कोई युद्ध वगैरह हो जाए तो हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी है, और जब हमारे लिए बुलावा आए कंट्री की सेवा करने के लिए, नेशनल सर्विस देने के लिए, दैन फिर हमको देनी पड़ेगी। सो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A में देखने को मिल जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, एंड ऑप्शंस जो हैं वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन सोशल कल्चरल पैटर्न्स। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल का, सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा ये पहलू है। तो ये तो है भाई, इसमें नॉट पूछ रहा है, याद रखना नॉट पूछ रहा है, नॉट एन एट्रीब्यूट। फिर है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली आफ्टर द 1990s। तो 1990s के बाद सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी हो गई। तो ये हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल का एक एट्रीब्यूट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर इलेक्शंस जो है वो तो होते आ रहे हैं, एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है विद अ वाइब्रेंट फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी हमारा है, एंड ये जो था वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द preamble इज यूजफुल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट
ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रियल ऑब्जेक्टिव एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है वो झलकता है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो द प्रियम्बल इज, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें रियल ऑब्जेक्टिव है एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है। ठीक है, तो संविधान की जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार का होगा वो हमें प्रियम्बल से पता चलता है। ठीक है, प्रस्तावना से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राज्यसभा द स्टेट्स हैव बीन गिवन सीट्स। तो स्टेट्स को सीट्स जो है वो कैसे मिलती हैं, इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन। तो ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स मिलती हैं राज्यसभा को। ठीक है, और याद रखना, एंड जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसकी इतनी ज्यादा सीट राज्यसभा में, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। A written constitution is a formal source of all constitutional laws in the country and the unwritten constitution is not a formal source। ठीक है, तो written constitution जो है वो formal source होता है, and unwritten constitution तो हवा में ही है, तो वो formal जो है वो कहाँ से होता है। ठीक है, फिर written constitution is entirely codified। ठीक है, तो उसको entirely codified किया जाता है, उसको लिखा जाता है, प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, और बाकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हवा में होता है, तो फिर उसका क्लासीफाई होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाई। ठीक है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो लोकसभा में ही एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा जिसको मेजोरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू उसको रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, देन उसका रिमूवल जो है वो पॉसिबल है, एंड 14 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को। तो याद रखना, रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, उसको पास करेंगे एंड इसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स होंगे हाउस के उनको उनकी मेजोरिटी को ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग चलिए करते हैं। अ, तो ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ए जो ऑप्शन है वो क्या है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो ऑप्शन ए है, एंड इसके सामने जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल एटोनॉमी। तो प्रोविंशियल एटोनॉमी तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिली थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में मिली थी हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी का जो है वो क्या हो जाएगा, डी का जो है वो क्या हो जाएगा, पहला। फिर है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए थे जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस में मिले थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो बी का जो है वो क्या आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये तो थर्ड वाला ही है। ठीक है, तो सी का जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर है इंट्रोडक्शन, फिर जो लास्ट जो अपना हमारा बच्चा था वो था ऑप्शन नंबर ए, एंड उसमें क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का जो इंट्रोडक्शन जो है वो कहाँ कब हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हुआ था। ठीक है, तो ए का जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2431 इज द करेक्ट आंसर। तो 2431 इज द करेक्ट आंसर। बाकी इन सारे एक्ट्स की हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, अगर तुम लोगों को देखना है तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें तुम लोगों को मिल जाएंगी काफी डिटेल में, तो तुम लोग देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे उनको मॉडिफाई करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है वो कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन लेती है अपनी, सबसे पहली बात तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी इनको जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है, एंड आयरिश ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से लिया गया था, स्पेन से। ठीक है, तो स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से इंडिया, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का भी काफी ज्यादा इफेक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम लोग याद रखना डीपीएसपी से रिलेटेड। फिर है द राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हमें दिया गया है, इसमें क्या क्या आता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आता है अंडर आरटीआई। ठीक है, तो टेकिंग आउट फाइल्स फ्रॉम ऑफिस टू एनी प्लेस डिजायर्ड बाय द एप्लीकेंट, तो ये जो है वो आरटीआई में नहीं आता। ठीक है, तो एनी प्लेस कहीं पे भी नहीं मंगवा सकते। ठीक है,
टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फाइल्स, तो ये कर सकते हो, ठीक है, आरटीआई के थ्रू। एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन टेप्स, ठीक है, टेप्स में इन्फॉर्मेशन को तुम लोग निकलवा सकते हो, तो ये सब आरटीआई में आता है, ठीक है। ऑप्शन टू जो है वो नहीं आएगा, बाकी वन थ्री फोर जो है वो सब आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ओनली टू यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो भारत में सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो याद रखना कौन सी हैं वो। एक तो दिल्ली हो जाएगी भाई, ठीक है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड अभी तो जे एंड के भी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी, ये तो पुराना क्वेश्चन था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड अभी वो यूनियन टेरिटरी है, अभी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखना तुम लोग। फिर मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, द थ्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव ओनली वन सीट ईच इन द लोकसभा। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय तीनों की ही लोकसभा में कितनी कितनी सीटें हैं, एक एक और एक, ठीक है, तीनों की ही एक एक सीट है लोकसभा, याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल इंडिया असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, तो नेशनल सोशल इंडिया असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उसके थ्रू कौन सा प्रोविजन को फुलफिल किया जाता है। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स देने के लिए डीपीएसपी जो है वो संविधान में डाला गया, तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी संविधान में डाला गया, जिसके थ्रू सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि तुम ऐसा ऐसा काम करो, लोगों की भलाई करो, फलाना ढिमकाना। देन इसी के थ्रू डिफरेंट जो एक्ट्स हैं वो लाए जाते हैं इनके फुलफिलमेंट के लिए। तो डीपीएसपी के ही लागू करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया है, ठीक है, तो डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लोक अदालत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लोक अदालत के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो लोक अदालत हैव द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लेजिस्लेटिव स्टेट एंड नॉट दोस मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। तो दोनों ही मामलों में वो लोकसभा लोक अदालत का जो है वो जुरिडिक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो प्री लेजिस्लेटिव स्टेट पे भी वो मामले को सुनवाई कर सकती है, एंड जो मामले पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट है उनको भी सुनवाई कर सकती है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। तो दोनों ही मामलों में वो सुनवाई कर सकती है, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लोक अदालत हैज नॉट बीन गिवन एनी स्टैट्यूटरी स्टेटस सो फार। तो इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, तो याद रखना। एंड नो अपील लाइज इन सिविल कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। तो लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती सिविल कोर्ट में, तो ये तुम लोग याद रखना। तो लोक अदालत के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सारी जितनी भी स्टेटमेंट थे वो गलत थे। फिर है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी आर डन बाई। तो कंस्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करता है कि कहाँ तक कौन सी कंस्टिट्यूएंसी होगी, तो इनका डिलिमिटेशन जो है वो कौन करता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो गुमराह करने का काम करती हैं, एजुकेशन कहाँ से देंगे हमें पॉलिटिकल एजुकेशन, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट। तो सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी गवर्नर ऑफ स्टेट के अपॉइंटमेंट के लिए, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ही शी मस्ट नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स एट लीस्ट फॉर सम टाइम बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, ठीक है, तो उस टाइम के लिए उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तभी उसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन सेलेक्टिंग अ गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द गवर्नर्स टर्म्स द गवर्नर्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 5 years शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट वेरी रेयरली। तो उसके जो ऑफिस का टर्म है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, वो 5 साल का है एंड 5 साल का होना चाहिए। द गवर्नर शुड नॉट बी द नेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो जो गवर्नर है किसी स्टेट का वो उसी ही स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन थी, याद रखना, सरकारी कमीशन थी। फिर नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स यू मैनी यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, तो यू मे है यहाँ पे, ठीक है, यू मे हैव द बॉडी। तो यू मे हैव द बॉडी जो है वो किस रेट का मीनिंग होता है, तो हेबियस कॉर्पस का, ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस का याद रखना। लिटरल मीनिंग जो है वो क्या होता है, टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी। लेटिन वर्ड है, याद रखना, ये लैटिन, एंड इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, टू हैव द बॉडी, याद रखना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना है, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, वायलेंस से बचना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, तो ये कोई हमारे लिए जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग वगैरह और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। फिर है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। तो सुपीरियर कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट को करता है, ठीक है, टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है। तो अपने जुरिडिक्शन से बाहर वाली चीजों पे अगर वो कुछ करता है, दैन फिर उसको प्रोहिबिशन रिट जो है वो इश्यू कर दी जाती है, ठीक है। और एक्टिंग कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर वो नेचुरल जस्टिस के रूल्स जो है उसके खिलाफ कुछ ऐसा काम करता है, देन प्रोहिबिशन रिट जो है उसके ऑर्डर के खिलाफ इशू हो जाएगी। तो उसका जो भी ऑर्डर जो है लोअर कोर्ट का, उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है वो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर shall be held on such date as the prime minister may fix and the secretary general shall send to every member notice of this date, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट, तो याद रखना, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो कब कराया जाएगा? जब स्पीकर बोल देगा, ठीक है। तो स्पीकर जो है वो बताएगा कि किस डेट को होना चाहिए, एंड सेक्रेटरी जनरल जो है वो फिर सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको नोटिस बता देगा उस डेट का, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर है, एट एनी टाइम बिफोर नून ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट सो फिक्स्ड एनी मेंबर मे गिव नोटिस इन राइटिंग ऑफ अ मोशन दैट अनदर मेंबर बी चूजन एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये काम जो है वो कर सकता है कोई भी मेंबर। फिर टू एंड थ्री जो है वो इसके सही आंसर हो जाएंगे। पहला वाला गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट आना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेगा स्पीकर की इलेक्शन की डेट, ठीक है। तो स्पीकर की इलेक्शन की डेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। एंड प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि ये सारे इलेक्शंस और ओथ एंड अफर्मेशन ये सब जो है वो करवाता है, ठीक है, याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉइटेशन है, कौन सा नहीं है? राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक वो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, उसके लिए इसके थ्रू हमें ये राइट दिया गया है, लेकिन इट इज नॉट कवर्ड इन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रीडिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो कौन से कंट्री ने ये पंचशील जो प्लान था हमारा उसको उसके प्रिंसिपल्स को रिडिफाइन किया? तो इंडोनेशिया ने ये किया, ठीक है। तो याद रखना, इंडोनेशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज लॉ पॉपुलरली नोन एज पीसा लॉ, तो पीसा लॉ जो है वो क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीसा लॉ इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पीसा लॉ के लिए करेक्ट नहीं है? तो पीसा वाज मीन टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन द शेड्यूल एरियाज, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पीसा डिसएम्पावर्स ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की पावर्स को लेने के लिए थोड़ी है ये, ग्राम सभा की पावर को देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए उल्टा स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पीसा प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, तो ये भी सही है। पीसा कंडक्ट्स पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पार्टिसिपेटरी बजटिंग सीक टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है भाई? अलाउइंग सिटीजंस टू डेलीब्रेट एंड नेगोशिएट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, तो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो ये फिर सिटीजन को ये अ, सुविधा देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाय अलाउइंग सिटीजन टू प्ले अ डायरेक्ट रोल इन डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर रिसोर्सेज शुड बी स्पेंड, तो सिटीजन्स को ये अलाउ करता है कि वो डायरेक्ट रोल प्ले करें, जो तुम्हारे जितनी भी रिसोर्सेज है वो कहाँ पर किस तरीके से स्पेंड हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाय अलाउइंग हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड सिटीजन विद एक्सेस टू इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वेन्यूज, ठीक है। तो मतलब जितने भी ऐतिहासिक रूप से ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको डिसीजन मेकिंग में एक्सक्लूड किया गया है, तो इनको ये सुविधा देता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट जो है वो दे सकें, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो याद रखना पार्टिसिपेटरी बजटिंग का मतलब ये है कि सारे जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें और कैसे तुम्हारे रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है उस पर अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने भारत का संविधान बनाया, उसने एक और कमिटी जो है वो बनाई, जिसको गोपीनाथ बारदोलोई ने उसके चेयरमैन थे। एंड उस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी? तो फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर असम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो ये जो है वो उसकी रिकमेंडेशन नहीं थी। ठीक है, तो याद रखना कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई, जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तुम लोगों को याद होगा यहाँ पर जो है वो कोई भी अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो हम लोग जाके वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, फिर सिक्स शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल की बात की गई। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल की बात नहीं की गई, सिक्स शेड्यूल की बात की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो डिमार्केशन के लिए ये जो कमिटी थी वो नहीं थी। तो याद रखना 2 और 3 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स शेड्यूल की बात की गई थी एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, तो 2 और 3 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, द एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हिज और हर पार्टी। तो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है किसी पार्टी का, अगर वो पार्टी के डायरेक्शंस के खिलाफ वोटिंग करता है, देन फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज करके। ठीक है, तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। The anti-defection provisions do not apply if one-third of the members of a party disobey the mandate of the party and constitute themselves a separate party। अगर 1/3 members जो है किसी पार्टी के, वो सब मिलके एक नई पार्टी बना लेते हैं, तो क्या होगा? उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन 1/3 मेंबर से ज्यादा अगर बना लेते हैं दूसरी पार्टी, उस पार्टी को छोड़ के, देन फिर उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। लेकिन इसमें अगर मोर होता, मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी डिसऑर्डर, देन ये स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो ये पूरा काम जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, तो तुम लोगों को याद होगा। तो 1/3 मेंबर से अगर ज्यादा लोग किसी पार्टी को छोड़ के नई पार्टी बना लेते हैं, देन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। भारत में कौन सी जो बॉडी है इसमें से संवैधानिक नहीं है? तो नेशनल कमिश्नर फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये वाली जो बॉडी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज नो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी में? तो याद रखना एस्टिमेट्स कमेटी में पार्लियामेंट राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स किस कमेटी में नहीं होते? एस्टिमेट्स कमेटी में नहीं होते। ठीक है, बाकी सब में होते हैं। इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। ठीक है, तो 2014 के बाद इस पॉलिसी को क्या कर दिया गया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो 2014 के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। ठीक है, तो 2013 का ये क्वेश्चन है, याद रखना। India's look east policy was conceived in early 1990s at a time when India was in the process of adjusting of the post-Cold War watershed changes in the international geostrategic environment. The look east policy reflects both historical imperatives and contemporary compulsion of the post-Cold War and the new world order. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Seeks to optimize India's synergies in the extended Asia Pacific neighborhood. सो ये स्टेटमेंट जो है वो ये गलत है। ठीक है, तो याद रखना है दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हैज लेड टू इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एशिया पैसिफिक फॉर्म्स लाइक आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे पार्ट लिया गया थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना 1 and 3 इज करेक्ट एंड 2 इज नॉट करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी का एक और क्वेश्चन आ चुका है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। तो ये जो है वो दोबारा आ चुका है, एंड पहले भी ये 2012 में आई थिंक आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही है। ठीक है, इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। स्टैब्लिश्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो ये जो काम है वो किया गया था। इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। तो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, तुम लोग याद रखना। ये दोनों ही काम जो है वो किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में। इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है इस एक्ट में, ये कब की जाएगी? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये काम किया जाएगा। तो 1 and 2 जो थे वो सही थे, बाकी थर्ड जो था वो गलत था।
फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 35 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, इमरजेंसी हो फिर भी, ठीक है। द पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो स्टेट जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू पनिशमेंट जो है वो दे सकती है। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो जितने भी फोर्सेस वगैरह के मेंबर्स हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको जो है वो फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स रिप्रेजेंटेशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो अ डेलिबरेटिव बॉडी विद डाइवर्स फंक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं है इनमें से। वेंटिलेटिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल, तो पीपल की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको उनको सुनना, ये तो पार्लियामेंट का काम है। एग्जीक्यूटिंग मेजर पॉलिसी डिसीजंस, ये जो है वो पार्लियामेंट का काम नहीं है, ठीक है, पॉलिसी बनाना काम नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना पार्लियामेंट का काम नहीं है, ठीक है। होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड एक्सपेंडिचर, तो जो भी गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो उनको अकाउंटेबल ठहराना ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑल्सो द ये काम है पार्लियामेंट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कोर्स लॉन्च रिसेंटली इन इंडिया, तो 2013 में ई कोर्स जो थे वो लॉन्च हुए थे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके लिए सही है। दे विल फैसिलिटेट हियरिंग ऑफ केसेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ई कोर्स में जो है वो हियरिंग जो है वो की जाएगी। दे विल फॉलो द सेम प्रोसीजर्स दैट आर लेड आउट फॉर द बेंच फॉर हियरिंग अपील्स इन एन ओपन कोर्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं ई कोर्स के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर मे रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब लगा सकता है गवर्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर खुद क्यों लगवाएगी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी नहीं करवाएगा, वो कब कर सकता है, इफ ही इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर गवर्नर को ये लगे कि जो सरकार है इस राज्य की वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है एंड बहुत ही बेकार सरकार है, बहुत ही यहाँ पे अनसेंट चीजें हो रही हैं, तब वो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना। फिर है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है देन सुप्रीम कोर्ट का वहां पे क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है देन वो कहाँ पे सॉर्ट आउट होगी, देन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉर्ट आउट होगी, याद रखो। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा है वहां पे मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड नॉट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा, लोकसभा हैज स्पेशल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट लिस्ट है अगर वहां से वहां पे कुछ चीजें करनी है देन काउंसिल ऑफ द स्टेट से ज्यादा पावर है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के पास, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास जो है वो ज्यादा पावर्स होती है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसा चीज करनी है, कुछ लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, देन काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं इस मैटर में, ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं, बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और तुम लोगों को डिटेल में चीजें पढ़नी है देन पॉलिटी की हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।